जय हिंद, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके चैनल दी इंडिया पथ पे। तो आज हम पढ़ेंगे अपना पहला लेक्चर पॉलिटिक्स का, जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही ज़्यादा वेटेज तो नहीं होता, लेकिन एक अच्छा जानकारी के लिए अच्छा होता है। हमारे एसएसबी में कहीं ना कहीं काम आता है पॉलिटी। पॉलिटी हम अपने फंडामेंटल राइट, हमें आज़ादी कैसे मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, इन सब के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला हो हमारा रहने वाला है हाउ टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। एकदम इंडिया 2026 में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज के विषय। पहले हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो है हमारा आज का आज हम संविधान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का इतिहास कैसे बना, किसने प्रपोज किया, कैसे आइडिया आया कि हमारा भी कोई संविधान होना चाहिए, हमें भी जीने की आज़ादी, हमें राइट टू फ्रीडम, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, ये एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबको हाईलाइट करके चल रहा हूँ, उसका मीनिंग भी आपको बता दूंगा। ये देखिए सारे कॉन्सेप्ट को एकदम कॉन्सेप्चुअल समराइज करके आपको बताया जा रहा है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, बट थोड़ा एडजस्ट करिए, ये कुछ दिन में सही हो जाएगा, ठीक है। और जो कंटेंट दे रहे हैं उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। चलिए मैं आप शुरू करते हैं। देखिए, स्वराज स्वराज will not free gift of British Parliament. It will be declaration of Hindu full self expression. देखिए, स्वराज गिफ्ट नहीं था ब्रिटिश पार्लियामेंट, कोई अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया गिफ्ट नहीं था। हमने अपने खून पसीना बहाकर, पता नहीं कितने लीडर्स ने खून पसीना बहाकर स्वराज के लिए, हित के लिए लड़ा, ठीक है। आइडिया किसने दिया था 1924 में? आइडिया फर्स्ट वन गिवन बाय स्वराज पार्टी। 1924 में स्वराज पार्टी आइडिया देती है, यानी विचार देती है कि हम लोग का भी कोई एक संविधान बनना चाहिए। और इसका आइडिया जो 1924 में क्यों देता है? सबसे पहले स्वराज पार्टी देती है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, इसको इसी नाम से जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में पब्लिश हुआ था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट विच वाज कंसिडर द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टुवर्ड अ फुल फ्लैग्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश इन 1928। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन यानी पूर्ण संविधान का डिमांड रखा गया था 1928 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1928 में। 1924 में स्वराज पार्टी ने यह डिमांड किया था, और उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एम एन रॉय 1934 में पहला होता प्रपोज करता है आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया। मान लीजिए संविधान बना है तो संविधान ऐसे थोड़ी ना बनेगा, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का, असेंबली का गठन करना पड़ेगा। तो एम एन रॉय ने फर्स्ट प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली निर्माण बनाने के लिए, एम एन रॉय ने प्रपोज किया था, ठीक है। और इन 1935 में कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड कर लिया कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। यहीं से ये थोड़ी डिमांड पे आ गई, क्योंकि आईएनसी में खुल के पार्टिसिपेट की थी और उसने अपने ऑफिशियली बोला था कि हमें फुल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, यानी हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज इन 1938। इसका कहने का मतलब क्या था? देखिए मैं आसान शब्द में आपको बताता हूँ। आईएनसी जो था, जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो असेंबली बनेगा उसमें केवल इंडियन ही रहेंगे, कोई बाहरी आदमी भारत का संविधान, हमारा संविधान नहीं बनाएगा। उसमें इलेक्टेड पीपल रहेंगे, वो भी इलेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कोई भी बैठा और भारत का संविधान बनाया और चला गया, ऐसा नहीं होगा। उसमें
इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड होने के बाद ही संविधान सभा में, असेंबली में वो बैठेंगे और उसके बाद संविधान सभा बनाई जाएगी। ये कब हुआ था? ये 1938 में स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है? तो इसको याद करते चलिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है स्वराज बिल। स्वराज बिल 1895 में आया था, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्वराज बिल 1895, ठीक है? अब इसमें इस बिल की मुख्य विशेषता क्या है, एक एक चीज़ जो है मैं आपको हाईलाइट करके चल रहा हूँ, ठीक है? दिस डॉक्यूमेंट कंटेन इस एक 110 आर्टिकल कंटेंट करता था, ठीक है? इट कवर्ड अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल राइट, राइट टू फ्री स्पीच के बारे में इसमें बताया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, इन्वॉल्वेशन ऑफ वंस होम, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, etc। ये सब हाईलाइट है, इसको देख लीजिएगा। इसके कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्वराज बिल से जुड़े थे, मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है हमारा अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 1940 में आता है। अगस्त ऑफर आता है हमारा 1940 में। इंडियन डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। भारत ने, भारतीय जो थे वो पूर्ण संविधान का एकदम डिमांड कर दिए थे, ठीक है? द रीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट द इंडियन डिमांड भी निकाल दिया अगस्त ऑफर, ठीक है? द रीजन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन डिमांड किए थे, जो रीजन था अगस्त ऑफर का, क्योंकि इंडिया भारतीय डिमांड कर रहे थे संविधान के लिए, इसीलिए अगस्त ऑफर करना लाना पड़ा। द राइट ऑफ इंडियन टू राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फर्स्ट टाइम, ठीक है? जो भारतीय थे उनके खुद के संविधान होना चाहिए था। ब्रिटेन मैन विसरी ललित हो, इसमें इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विसरी निललित हो। ये पूछा जाता है अगस्त ऑफर में कौन आया था, तो ब्रिटेन मैन था जो वाइसराय, वाइसराय निललित हो इसका नाम था, ठीक है? थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मुझे माफ़ करिएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा। ब्रिटेन में वाइसराय, अब देखिए वाइसराय निललित को ऑन 8 अगस्त 1940 फ्रॉम शिमला, 8 अगस्त 1940 फ्रॉम शिमला, ठीक है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। उसने कहा कि आप युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ने के बाद हम आपको पूर्ण आज़ादी दे देंगे, ठीक है? तो ये क्या आज़ादी देने वाले थे? एकदम नहीं देने वाले थे, ठीक है? टू फार्म एन इंटायर गवर्नमेंट एंड पावर ट्रांसफर ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है? वो मतलब इन सबका कहने का मतलब ये था कि आप जंग एक बार युद्ध जीत जाएँ तो उसके बाद से हम आपको पूर्ण आज़ादी दे देंगे। लेकिन तभी भी ये पूर्ण आज़ादी देने की बात नहीं कर रहे थे। मतलब ये जो हमारी सेना की जो डिमांड होगी, मतलब जो हम फैसला लेंगे वो अंग्रेज़ से ही पूछ के लेंगे। इस कहने का मतलब ये था। तो क्या हम लोग माँग लेते हैं? नहीं मानते। इसमें आगे देखिए अभी बहुत सी विरोध होते हैं, रिवॉल्यूशन होगी, उसके बाद देखिए आगे फिर क्या होता है। चलिए आगे चलिए। इसके बाद देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो प्रपोज करती है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? देखिए डोमिनियन स्टेटस का मतलब सीधा सा ये होता है कि आप आज़ाद रहोगे, लेकिन अगर आज़ाद तो रहोगे लेकिन कोई निर्णय डिसीजन लेना होगा वो ब्रिटिश सरकार से पूछ के ही लिया जाएगा, ठीक है? आपके डिफेंस कहीं भेजना है वो ब्रिटिश सरकार से पूछ के ही ली जाएगी। लेकिन कह एक तरह से कहें तो ये एक तरह से बिना कोई लॉजिक का था ये, क्योंकि हम आज़ाद होकर भी क्या करेंगे जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। जो भी कुछ करना हो ब्रिटिश से एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर लेने पड़ेंगे। तो क्या ये मुमकिन था? देखिए आप आगे देखिए। विसरे काउंसिल वुड बी एक्सटेंड अलाउइंग मोर इंडियन टू पार्टिसिपेट। वायसराय जो था वो उन्होंने अलाउ किया कि आप संविधान सभा बनाने में आप पार्टिसिपेट करिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफेंस, फाइनेंस, होम अफेयर एंड रिपब्लिक इंडियन सर्विस रिफ्यूज टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने से साफ मना कर दिया, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दिस टाइम इस टाइम जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे, एक मिनट, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ये नाम याद कर लीजिएगा, उस टाइम के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है? जब डोमिनियन स्टेटस से प्रपोज किया था, ठीक है? इसके बाद देखते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। एक मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है? इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। डोमिनियन स्टेटस, सीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली आफ्टर द वॉर, ठीक है? उन्होंने कहा था कि फुल असेंबली सीटिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आफ्टर द वॉर, यानी जंग के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे, लेकिन जो डिफेंस, फाइनेंस अफेयर, जो जितने भी सर्विस हैं वो हमारे कंट्रोल में रहेंगे। तो इसको नेहरू सेड इसको डोमिनियन स्टेटस के
नेहरू सेड डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज डोर नेम। वो डोमिनियन स्टेटस वो दरवाजे पर लगे उस कांटे के समान होता है जिसका कोई महत्व नहीं होता है। ये स्टेटमेंट किसका था? नेहरू जी का था, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, गांधी जी सेड द डिक्लेरेशन हैड वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द ब्रिटिश रूलर। गांधी जी ने कहा था ये स्टेटस, ये प्रपोजल आपने देकर दोनों बीच की जो दूरियां थी उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। यानी हम हमारे जो लीडर्स थे, गांधी जी थे, वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इसका मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं था यार, या आप हमारे डिफेंस रख लो, हमारी जो सबसे ताकत वो रख ले, एग्रीमेंट आप बिना पूछा हम आपके बिना एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, तो आज़ादी किस काम की? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का? ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था कि दोनों देश का जो दूरी थे उसका आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, ये आपको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन जो होता है 1942 में आता है, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। इस टाइम जो क्रिप्स मिशन में आए थे उसका नाम क्या था? सर स्टाफर्ड क्रिप्स इन मार्च 1942। टाइमलाइन और नाम याद कर लीजिएगा, कौन किस समय अगस्त आफर में कौन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन में कौन आया था, ये सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द डिफेंस ऑफ इंडिया विल रिमेन इन द ब्रिटिश हैंड, ठीक है। इन्होंने भी वो इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, लेकिन जो डिफेंस था इंडिया का वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहता। तो इसको राइट टू सेट, इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। ये केवल हम लोग को एक आसानी से देहाती भाषा में कहते हैं इसको, हम लोग को बुला रहे थे कि यार युद्ध लड़ लो, उसके बाद से ये कर देंगे, फुल कॉन्स्टिट्यूशन कर देंगे, लेकिन हम लोग इतने आसानी से चूतिया बनने वाले नहीं थे, ठीक है। तो यही था क्रिप्स मिशन 1942 से 1942 में आया था। स्टॉफर्ड क्रिप्स था, डोमिनियन स्टेटस इसने भी रखा था, लेकिन इसका कहना में कहता था, इसका कहने का मतलब ये था कि आप इलेक्टेड कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, बट जो डिफेंस होता है इंडिया का वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहेंगे, ठीक है। तो इसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक डिक्लेयर कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, पूछता है किसने डिक्लेयर करा, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही था। आप इसी को रिवाइज करिए, ठीक है। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ठीक है। एनडीए 1 2026 का पेपर इससे बाहर नहीं गया, एकदम कॉपी पेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको थैंक यू बोल देता हूँ, थैंक यू। देखिए नॉइज़ आ रहा होगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा डिके थोड़ा उसको एडजस्ट करिए, ठीक है। अभी ऐसी जगह पे मैं हूँ जहाँ पे और कोई हल ही नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम है लेकिन कुछ दिन में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ स्पैम करिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं, जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था, अभी भी करता हूँ, उसके दौरान बनाया करता था, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की वजह से रुक गया, बट चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप पढ़िए, आगे जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट्स चाहिए आप नोट्स से पढ़िए, एकदम कॉपी पेस्ट। साइंस और ज्योग्राफी पॉलिटी क्वेश्चन एकदम कॉपी पेस्ट कम मिलेंगे आपको इंडिया 1 2026 में, ठीक है। तो बस इतना ही था। अगर आप चैनल पर नए, अगर आपको लगी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दबा के लाइक करिए, ठीक है। और डेली वीडियो आएगी, मैं कोशिश करता हूँ डेली डालने की, बट नहीं जाता है, बट चल जाएगा। अब कुछ महीनों के बाद से डेली वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी सारी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी सबको मैंने समराइज़ करके आपको बताया है। वीडियो लगभग से 15 से 20 मिनट की होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ से पढ़िए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।